हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजभूषण एंड वेलकम टू सुपर शिक्षा एजुकेशन दैट इवॉल्व यू। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। चैप्टर में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा अम्ल, क्षारक, सूचक, अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण और अम्ल व क्षार में समानताएं। आज का हमारा टॉपिक है पीएच स्केल, और उसके बाद चैप्टर के बाकी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स की या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो जुड़ जाइए सुपर शिक्षा के साथ, क्योंकि ये तैयारी है सबसे सुपर, सबसे खास। पीएच स्केल को समझने से पहले हम समझते हैं अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता। अम्ल एवं क्षारक को देखते हैं जलीय विलयन में। अम्ल जलीय विलयन में देते हैं H पॉजिटिव आयन और क्षारक देते हैं जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन। जो अम्ल जलीय विलयन में अधिक H+ आयन देते हैं उनकी अम्लता अधिक होती है, और जो कम देते हैं उनकी अम्लता कम होती है। ये हम जानते हैं। जिनकी अम्लता अधिक होती है वो प्रबल अम्ल होते हैं। इसके उदाहरण हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। जिनकी अम्लता कम होती है वो होते हैं दुर्बल अम्ल। इसके उदाहरण हैं एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। क्षारक को देखते हैं। जो क्षारक जलीय विलयन में अधिक OH नेगेटिव आयन देते हैं वो होते हैं अधिक क्षारीय, और जो कम देते हैं वो होते हैं कम क्षारीय। अधिक क्षारीय विलयन कहलाते हैं प्रबल क्षारक। उदाहरण है इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कम क्षारीय विलयन कहलाते हैं दुर्बल क्षारक। इसके उदाहरण है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। तो ये है अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता का बेसिक फंडा। इसको हमने समझ लिया है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल या प्रबल क्षारक या दुर्बल क्षारक किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं, और ये काम आता है हमारा पीएच स्केल को समझने में। पीएच स्केल किसी सॉल्यूशन की अम्लता या क्षारता नापने का स्केल है। यानी कोई सॉल्यूशन कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है, इसको नापने के लिए उपयोग करते हैं हम पीएच स्केल का। SPL सोरेनसन ने पीएच स्केल बनाया। तो सबसे पहले पीएच स्केल को बनाया था SPL सोरेनसन ने। पीएच का शाब्दिक अर्थ होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति या हाइड्रोजन का सामर्थ्य। इस तरह समझिए कि कोई विलयन, कोई सॉल्यूशन जितने अधिक H पॉजिटिव आयन रखता है, या जिस सॉल्यूशन में जितने अधिक H पॉजिटिव आयन होते हैं उसका पीएच मान उतना ही कम होता है। ठीक इसके विपरीत, अगर किसी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन बहुत कम है तो उसका पीएच मान उतना ही अधिक होता है। यानी कि ठीक व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पर चलता है सिस्टम। साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को दर्शाते हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता दर्शाएगा पीएच स्केल। इसको एक इमेज से समझते हैं। किसी भी पीएच स्केल में 3 मुख्य बिंदु होते हैं। जो केंद्र बिंदु होता है वहां पे पीएच मान होता है 7, यानी 7। और जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, यानी ना वो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, जैसे कि प्योर वाटर। बाईं तरफ जो अंतिम सिरा होता है वहां पे पीएच मान होता है 0, यानी 0। यहाँ पे कोई जो विलयन होता है वो प्रबल अम्ल होता है। दाईं तरफ अंतिम सिरे पे पीएच मान होता है 14। तो यहाँ पे जो विलयन होता है वो प्रबल क्षारक होता है। केंद्र बिंदु से जब हम बाईं तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि H पॉजिटिव आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। ये जो नीले कलर का एरिया आप देख रहे हैं ये दर्शा रहा है H पॉजिटिव आयन की सांद्रता में वृद्धि को। जैसे जैसे H+ आयन बढ़ते हैं वैसे वैसे किसी विलयन की अम्लीय प्रकृति भी बढ़ती है, लेकिन साथ ही विलयन का पीएच मान लगातार कम होता है। यहाँ जब हम पहुँचते हैं 0 पे, यहाँ पीएच मान 0 है, तो H पॉजिटिव आयन की सांद्रता काफ़ी अधिक हो चुकी होती है। यहाँ पे जो अम्ल होता है वो प्रबल अम्ल होता है। इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं दाईं तरफ तो आप देखेंगे इस नीले रंग से कि H पॉजिटिव आयन की सांद्रता लगातार कम हो रही है। जैसे जैसे H पॉजिटिव आयन की सांद्रता में कमी होती है किसी विलयन की अम्लीय प्रकृति भी लगातार घटती है। और यहाँ जब हम पहुँचते हैं 14 पीएच मान पे तो विलयन बिल्कुल भी अम्लीय नहीं रह जाता, वो हो जाता है प्रबल क्षारक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब H पॉजिटिव आयन की सांद्रता बढ़ रही है तो पीएच मान कम हो रहा है, और जब H पॉजिटिव आयन की सांद्रता घट रही है तो पीएच मान बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि H पॉजिटिव आयन की सांद्रता पीएच मान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि जब वो बढ़ेगा पीएच मान तो H पॉजिटिव आयन सांद्रता कम होगी, पीएच मान घटेगा तो H पॉजिटिव आयन की सांद्रता बढ़ेगी। इसके विपरीत
जब हम OH नेगेटिव आयन की सांद्रता के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो केंद्र बिंदु से अगर हम बढ़े बाईं तरफ तो हम देखेंगे कि OH नेगेटिव आयन की सांद्रता लगातार कम हो रही है, लेकिन साथ ही pH मान भी कम हो रहा है। अब अगर केंद्र से चलते हैं दाईं तरफ तो हम देखेंगे तो OH नेगेटिव आयन की सांद्रता लगातार बढ़ रही है और साथ ही pH मान में भी वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि OH नेगेटिव आयन की सांद्रता समानुपाती है pH मान के, यानी अगर OH नेगेटिव आयन बढ़ते हैं तो pH मान भी बढ़ता है, OH नेगेटिव आयन कम होते हैं तो pH मान भी कम होता है। तो pH स्केल में हमने 3 पॉइंट्स को नोट किया कि अगर pH बराबर होता है 7 के तो विलयन उदासीन होता है, pH मान अगर 7 से कम होता है तो विलयन अम्लीय होता है, और pH मान अगर 7 से ज़्यादा होता है तो विलयन क्षारीय होता है। मगर किसी विलयन का pH मान ज्ञात कैसे करें, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं यूनिवर्सल pH इंडिकेटर। यूनिवर्सल pH इंडिकेटर है क्या? ये एक पेपर फॉर्म में होता है यूनिवर्सल pH इंडिकेटर, यानी सार्वत्रिक pH सूचकांक, जो हमें हर प्रकार के विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता के बारे में बताएगा। जैसा हम लिटमस पेपर के केस में देखते हैं कि लिटमस पेपर जब अम्ल के संपर्क में आता है तो उसका कलर रेड हो जाता है, और किसी क्षारक के संपर्क में आता है तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। तो लिटमस पेपर हमें सिर्फ इतना बताता है कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, लेकिन जो यूनिवर्सल pH इंडिकेटर पेपर है ये हमें ये भी बताएगा कि कोई विलयन अम्लीय है तो कितना अम्लीय है, और अगर क्षारीय है तो कितना क्षारीय है, यानी ये उसका pH मान भी बताएगा। कैसे? इसके लिए हम उपयोग करते हैं यूनिवर्सल pH इंडिकेटर स्केल, जिसमें केंद्र बिंदु होता है 7, यानी कि pH मान 7 होता है बीचों बीच, जो हल्के लाइट ग्रीन कलर में होता है, जो अपने बाईं तरफ दर्शाता है बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति को और दाईं तरफ दर्शाता है बढ़ती हुई क्षारकीय प्रकृति को। 0 से लेकर 14 तक इसमें pH मान होते हैं, जो कि विभिन्न रंग के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अब ये कार्य कैसे करता है? यूनिवर्सल pH इंडिकेटर पेपर को हमने लिया, हमने इसको डिप किया किसी सॉल्यूशन में, माना इसका कलर हो गया हल्का हरा, लाइट ग्रीन, तो हम इसको स्केल में मैच करते हैं। यहाँ हमने देखा कि लाइट ग्रीन कलर के लिए pH मान है 7, तो हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि जिस विलयन में हमने इसको डुबोया था उसका pH मान 7 है, यानी वो एक उदासीन विलयन है, न अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। आगे और समझने के लिए हम इसको डिप करते हैं किसी दूसरे सॉल्यूशन में। इस बार इसका रंग परिवर्तित हो गया रेड, यानी कि ये लाल रंग में परिवर्तित हो गया। हमने इसको यहाँ स्केल से मैच किया तो हमने देखा कि लाल कलर का मतलब है कि pH मान 0, यानी कि प्रबल अम्ल। तो जिस विलयन में हमने इसको डुबोया था वो एक प्रबल अम्ल है, उसका pH मान 0 है। अब अगर इसको किसी और विलयन में डुबोते हैं और इस बार इसका कलर परिवर्तित हुआ डार्क ब्लू, गहरा नीला, तो हम यहाँ स्केल से मैच करते हैं। हम देखते हैं कि गहरे नीले का मतलब है pH मान 14, यानी कि जिस विलयन में अब की बार डुबोया उसका pH मान है 14 और वो एक प्रबल क्षारक है। तो इस प्रकार यूनिवर्सल pH इंडिकेटर के द्वारा हम किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता के साथ साथ उसका pH मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इस बात को समझिए कि किसी विलयन का pH मान 0 है, 4 है या 6 है, या 0 से लेके 14 तक कोई भी संख्या है। इसका क्या मतलब है? उदाहरण से समझिए कि 1 मोल HCl का pH मान होता है 0। इसका मतलब है कि 1 लीटर HCl और जल का विलयन, यानी 1 लीटर HCl का जलीय विलयन में जो H+ आयनों की संख्या है वो है 10⁻0 मोल पर लीटर या 1 मोल पर लीटर। यानी कि जो 1 लीटर विलयन है जल और HCl का, उसमें H+ आयनों की संख्या है 1 मोल पर लीटर या 10⁻0 मोल पर लीटर। ये काफ़ी अधिक संख्या है H+ आयनों की, इसीलिए HCl रेड कलर प्रदर्शित करता है। दूसरा उदाहरण समझिए, यहाँ पे उदाहरण लेते हैं प्योर वाटर का। इसका pH मान है 7। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 लीटर शुद्ध जल में जो H+ आयनों की संख्या है, H पॉजिटिव आयनों की संख्या है, वो है 10⁻7 मोल पर लीटर, यानी 0.0000001 मोल पर लीटर। ये संख्या काफ़ी कम है इस HCl के आयनों की संख्या के तुलना में, इसीलिए इसका pH मान HCl से काफ़ी अधिक होता है और ये एक उदासीन विलयन है, न अम्लीय न क्षारीय। आगे उदाहरण लेते हैं 1 मोल NaOH का। इसका pH मान होता है 14। इसका क्या मतलब है कि 1 लीटर NaOH के जलीय विलयन में H+ आयनों की संख्या होती है 10⁻14 मोल पर लीटर,
और ये बहुत कम संख्या है H+ आयनों की, इसलिए इसका pH मान होता है 14 और ये एक प्रबल क्षारक है। तो अब आप समझ गए कि किसी विलयन की pH संख्या का मतलब क्या होता है। इसके बाद आती है एक्टिविटी 2.11, जिसमें हमें कुछ पदार्थों का pH मान ज्ञात करना है। सबसे पहले पूछा गया है लार का pH भोजन से पहले और भोजन के बाद। तो भोजन से पहले लार का pH होता है 7.4, 7 से अधिक है तो क्षारीय होती है लार। और भोजन के बाद क्या होता है, भोजन के बाद लिए गए भोजन पर निर्भर करता है। यदि अम्लीय भोजन जैसे अंडे, मांस, जूस आदि लिया जाता है तो pH कम हो जाता है। अगर हम अम्लीय भोजन खाते हैं तो 7.4 से कम हो जाता है pH मान। अगर क्षारीय भोजन जैसे सब्जियां, अनाज आदि लिया जाता है तो pH मान बढ़कर 8 हो जाता है। अगर क्षारीय भोजन लेंगे तो 7.4 से बढ़कर 8 तक हो सकता है pH मान। इसके बाद नींबू के रस का pH मान होता है 2.2। रंगहीन वातित पेय कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक, इसका जो pH मान होता है वो होता है 4। गाजर का रस 6 होता है pH मान। कॉफ़ी 4.5, टमाटर का रस 4.3, नल का पानी इसका 6 से लेके 8.5 तक हो सकता है। 1 मोल NaOH, जैसा कि हमने पीछे उदाहरण में देखा था, इसका pH मान होता है 14 और 1 मोल HCl इसका pH वैल्यू होता है 0। अब समझते हैं कि pH में परिवर्तन का पौधों एवं जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले पौधों पर देखते हैं। अधिकांश पौधे 5 से लेकर 7.5 के pH रेंज में बढ़ते हैं। यदि मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय या बहुत अधिक क्षारीय होती है तो पौधे बिल्कुल भी बढ़ नहीं सकते। रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से मिट्टी का pH प्रभावित होता है। अगर हम बहुत अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो इससे मिट्टी को नुकसान होता है, उसके pH रेंज में बहुत अंतर आ जाता है। इसको संतुलित करने के लिए यानी मिट्टी को उपयुक्त बनाने के लिए मिट्टी में रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं। अगर कोई मिट्टी है क्षारीय तो हम उसमें डालते हैं फॉस्फेट उर्वरक। इनकी प्रकृति होती है अम्लीय फॉस्फेट उर्वरक की, और ये मिट्टी में जब डाले जाते हैं तो उसके pH मान को थोड़ा कम कर देते हैं, जिससे उसकी क्षारीय प्रकृति कम हो जाती है। इसके अलावा अगर मिट्टी अम्लीय है तो हम उसमें डालते हैं कुछ रासायनिक पदार्थ जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्षारीय प्रकृति के कारण जब अम्लीय मिट्टी में मिलाए जाते हैं तो उसके pH मान को थोड़ा बढ़ा देते हैं, जिससे उसकी अम्लीय प्रकृति थोड़ा कम हो जाती है। तो इस प्रकार हम क्षारीय और अम्लीय मिट्टी को रासायनिक पदार्थों की सहायता से उपयोगी बनाते हैं। इसके अतिरिक्त जो पोटेशियम उर्वरक होता है वो pH को उदासीन करता है। और इसी पे आधारित हमारी अगली एक्टिविटी है, जिसमें हम बगीचे की मिट्टी का pH ज्ञात करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में लेते हैं बगीचे की मिट्टी को और इसको घोल लेते हैं और छान कर फिर से इकट्ठा कर लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में। और इसके बाद हम लेते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। ये इस तरीके के पैकेट में आता है, आप देख पा रहे हैं, और साथ में इस पे pH स्केल भी बना होता है। अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग pH मान होते हैं। अब हम इस यूनिवर्सल pH इंडिकेटर पेपर को लेते हैं और इसे डिप करते हैं इस मिट्टी के सॉल्यूशन में, तो इसका रंग चेंज हो जाता है और ये हो जाता है लाइट ग्रीन, हल्का हरा। अब हम इस रंग को मैच करते हैं इस pH स्केल से, तो हम देखते हैं कि ये जो रंग हमें मिला है ये 7 और 8 के बीच कहीं है। 7 के जितना हल्का भी नहीं है और 8 के जितना गहरा भी नहीं है, तो इन दोनों के बीच में कहीं इसका pH मान है। तो बगीचे की मिट्टी का pH मान 7.4 से लेकर 7.6 के आसपास कहीं आता है। सामान्य मृदा का pH 5.5 से लेकर 7.5 तक होता है। इस रेंज में छनी हुई मिट्टी pH पेपर के रंग को हरा कर देती है, जैसा कि हमने एक्टिविटी में देखा। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इतना ही हरा मिले, ये अलग अलग शेड में हमें हरा कलर मिल सकता है और उसके आधार पर हम pH मान को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब समझते हैं कि जंतुओं के शरीर पर pH परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। हमारा शरीर 7 से लेकर 7.8 की एक pH रेंज के भीतर अच्छी तरह से काम करता है। अगर इससे ऊपर नीचे pH मान हो जाता है शरीर का तो शरीर अच्छी तरह से काम नहीं करता। अम्लीय वर्षा, जब वर्षा का pH मान 5.6 के आसपास हो जाता है तब हम उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा जलीय जीवधारियों को जीवित रहने के लिए कठिन साबित होती है, जिससे जलीय जीवों की मृत्यु भी हो सकती है। इसके उपचार के लिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट अम्लीय झील के पानी में छोड़ा जाता है। होता क्या है, जब अम्लीय वर्षा होती है
यानी उसका पीएच मान बहुत कम होता है और ये वर्षा का पानी पहुंच जाता है झील, तालाब, नदियों में, तो वहाँ जो जलीय जीव हैं उनके जीवन को कठिनाई हो जाती है, क्योंकि अम्लीय वर्षा के कारण झील के पानी का पीएच मान भी बहुत कम हो गया है और इतने कम पीएच मान में वो जीवधारी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि जीवधारियों का शरीर एक निश्चित पीएच रेंज के भीतर कार्य करता है। जैसे मनुष्य का शरीर 7 से लेकर 7.8 की पीएच रेंज के भीतर ही कार्य करता है। इससे ऊपर नीचे होने पर शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। तो यही जीवधारियों के साथ भी होता है, जलीय जीवधारियों के साथ, और अम्लीय वर्षा के कारण उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। और इसके उपचार के लिए हम एक क्षारीय पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं अम्लीय झील के पानी में, जिससे उसका पीएच मान थोड़ा बढ़ जाए और अम्लीयता कम हो जाए और जलीय जीवधारियों को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। यहाँ पे हम एक जीके वाली बात को नोट करते हैं कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के मोटे सफ़ेद और पीले बादलों से बना होता है, इसलिए शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि शुक्र ग्रह पर जीवन संभव क्यों नहीं है, तो उसका आंसर है क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत अम्लीय है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के मोटे सफ़ेद बादलों से घिरा हुआ है और इस अम्लीयता के कारण वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। अब समझते हैं हमारे पाचन तंत्र का पीएच, कि पाचन तंत्र को पीएच कैसे प्रभावित करता है। ये हमारा स्टोमक है, हमारा पेट है। इसमें कौन सा एसिड होता है आप जानते हैं? हाँ, इसमें होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या काम है इसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जटिल भोज्य पदार्थों को गलाता है और साथ में जो भोजन के साथ बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक जीवाणु, उनको भी नष्ट करता है। लेकिन कभी जब अत्यधिक मात्रा हो जाती है अम्ल की पेट में, तो क्या होता है? तब इस कंडीशन को कहते हैं एसिडिटी। आपने बहुत बार सुना होगा कि एसिडिटी हो गई। तो एसिडिटी क्या है? जब अम्ल की मात्रा पेट में अधिक हो जाती है तब हम उसे कहते हैं एसिडिटी या अम्लता। और इससे क्या होता है? इससे पेट में जलन होती है, यानी कि पेट में थोड़ा सा पेन होता है या जलन होती है। और इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम लेते हैं एंटासिड। एंटासिड क्या होता है? एंटी एसिड, यानी एसिड के विपरीत, जो एसिड के प्रभाव को कम करे। और उसके रूप में हम प्रयोग करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो जो दवाई हम लेते हैं एंटासिड के रूप में वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक दुर्बल क्षारक है। प्रबल क्षारक को हम खाने के लिए यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लेते हैं दुर्बल क्षारक। तो इस प्रकार से कंट्रोल होता है पाचन तंत्र का पीएच। अब देखिए कि पीएच परिवर्तन के कारण कैसे दंत क्षय होता है, दांत खराब हो जाते हैं पीएच परिवर्तन के कारण। ये हमारे दांत हैं, बिल्कुल चमकते हुए सफ़ेद अच्छे दांत। इसमें जो पदार्थ होता है जिससे दांत बने होते हैं वो होता है इनेमल, दंतवल्क, जिसे हिंदी में दंतवल्क कहते हैं। और ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है जिससे दांत बने होते हैं। जब बैक्टीरिया होते हैं मुंह में तो ये अम्ल को उत्पन्न करते हैं, ये भोजन को सड़ाते हैं और अम्ल को उत्पन्न करते हैं। इससे पीएच का मान कम हो जाता है, 5.5 के आसपास पहुंच जाता है पीएच का मान, जिससे मुंह का माध्यम क्या हो जाता है? अम्लीय। और इससे क्या होता है? दांतों का क्षय। तो ये हालत हो जाती है दांतों की अगर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं मुंह में और हम ठीक से ब्रश नहीं करते हैं। तो क्या होता है? जो बैक्टीरिया होते हैं वो अम्ल उत्पन्न करते हैं मुंह में, और अगर पीएच मान 5.5 यानी काफ़ी अम्लीय हो गया अगर मुंह का माध्यम, तो दांत सड़ने लग जाते हैं, दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके उपचार के लिए हम क्या करें? हम उपयोग करते हैं मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का। ऐसा टूथपेस्ट यूज करते हैं हम जिसमें क्षारक होते हैं, ताकि मुंह का माध्यम ज़्यादा अम्लीय ना हो। तो इस प्रकार मुंह का पीएच मान अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय होने से दांतों का क्षरण हो सकता है। अगला टॉपिक है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। कुछ पौधे एवं पशु ऐसे रसायन उत्पन्न करते हैं जिससे वो अपनी आत्मरक्षा करते हैं। जैसे आपने मधुमक्खी में देखा होगा कि जब मधुमक्खी हमारे शरीर में काटती है या डंक मारती है तो शरीर के उस भाग में तेज जलन का अनुभव होता है। सबको पता है ये बात। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मधुमक्खी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। जैसे ही वो हमारे शरीर को काटती है तो शरीर में वहाँ पे फॉर्मिक एसिड चला जाता है। अब क्या होता है कि हमारा शरीर एक नॉर्मल पीएच रेंज के भीतर ही अच्छा कार्य करता है, 7 से 8 पीएच रेंज के भीतर। अब क्या हुआ? जब अचानक से शरीर के उस भाग में फॉर्मिक एसिड चला गया तो वहाँ पे पीएच मान कम हो जाता है, वहाँ का पीएच कम हो जाता है, जिससे वहाँ पे तेज जलन का अनुभव होता है। तो इसके इलाज के लिए हम दुर्बल क्षारक का प्रयोग करते हैं। क्षारक क्या करता है? अम्ल के प्रभाव को हमेशा कम करता है।
अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं दुर्बल क्षारक का। ऐसा ही उदाहरण देखने को मिलता है नेटल के पौधे में। नेटल एक पौधा है जिसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं और इन डंकनुमा बाल में होता है मेथनोइक अम्ल। अब जैसे ही ये शरीर को छूते हैं ये डंक, तो वहाँ पे शरीर के भाग में मेथनोइक अम्ल चला जाता है। फिर से शरीर का पीएच मान कम होता है वहाँ पे और तेज जलन और दर्द का अनुभव होता है। और इसके इलाज में हम एक पौधे की पत्ती का उपयोग करते हैं। डाक पौधे की पत्ती को रगड़कर हम इस नेटल के डंक का इलाज करते हैं। पत्ती मेथनोइक अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय कर रही है। तो इसका मतलब है कि जो डाक पौधे की पत्ती का स्वभाव है वो क्षारीय है, यानी इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, तभी ये अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय कर देती है। अब इस टॉपिक के लास्ट में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक एसिड और उनके स्रोत। ये कुछ प्राकृतिक स्रोत दिए गए हैं जिनसे प्राप्त होने वाले अम्ल आपको याद होने चाहिए। जैसे सिरका से प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल, संतरा से प्राप्त होता है सिट्रिक अम्ल, इमली से टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर से मिलता है ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दूध यानी दही से लैक्टिक अम्ल और नींबू से मिलता है सिट्रिक अम्ल। इसके अलावा चींटी के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल और नेटल के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल ही होता है। तो ये कुछ प्राकृतिक एसिड और उनके स्रोत हैं जिसे हमें याद करना है। आपने कितने अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत, कितने एसिड और उनके प्राकृतिक स्रोत को याद किया, ये आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। और अगर आपने कमेंट नहीं किया तो इसका मतलब आपको ना याद हुआ या फिर आपने याद नहीं किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आने वाले अगले 1 या 2 वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और लेते रहें सुपर शिक्षा। थैंक यू।